हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के मैथ के चैप्टर नंबर 4 की प्रश्नावली 4.2 का कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूं। और ये जो सोल्यूशन वीडियो है ये आपके 2026 के न्यू सिलेबस के हिसाब से है, क्योंकि अब आपके न्यू सिलेबस में बहुत से चैप्टर्स में प्रश्नावली कटी है और साथ ही बहुत सी प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चंस हमारे कटे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन के साथ में ये भी बताता रहूंगा इस प्रश्नावली में कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो नए सिलेबस के हिसाब से ये जो आपकी प्रश्नावली 4.2 है, पहले प्रश्नावली आपकी 4.3 थी। कहने का मतलब यह है कि जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसमें आपकी प्रश्नावली 4.2 कट चुकी है। जो आपकी प्रश्नावली 4.3 थी वो अब आपकी प्रश्नावली 4.2 बन चुकी है। जिन स्टूडेंट्स के पास नई बुक्स होंगी उनको पता होगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक प्रश्नावली 4.1 के सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो उसकी सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। क्योंकि इस प्रश्नावली को समझने के लिए यहाँ पर आपको सारणिक सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपसे सारणिक सॉल्व करना आता होगा तो इस प्रश्नावली को आप आराम से कर लेंगे। इसलिए आप प्रश्नावली 4.1 को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली में हमारे कितने क्वेश्चन हैं। इस प्रश्नावली में हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और पांचों ही क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो कि हमारे आगे इस प्रश्नावली में काम में आएंगे, इसलिए आप पहले फॉर्मूले को ढंग से तैयार कर लेना। तो पहले यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारे प्रश्नावली 4.2 के फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे इसमें पहला पॉइंट है सारणिक के गुणधर्म। वैसे तो सारणिक के गुणधर्म हमारे बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में हमारा एक ही गुणधर्म का यूज होना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक गुणधर्म बता रहा हूँ। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना, बहुत ईजी है, आराम से आपके समझ में आ भी जाएगा। जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, जिसमें हमसे बोल रखा है कि जब किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों के सभी अवयव समान हो तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा हमारा 0। जैसे कि आपको पता होगा सारणिक में हमारे पास कॉलम भी होते हैं और रो भी होती है। तो अगर हमारे दो कॉलम या फिर दो रो आपस में समान हो जाती हैं तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। वहां पर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट वहां पर 0 लिख देंगे उसका मान। अब दो रो या फिर कॉलम किस तरीके से समान होंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सारणिक है जो कि आपको यहाँ पर लिखी भी दिख भी रही होगी। इसमें हमारे पास अवयव है ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी। तो अगर हम इसमें पहली वाली रो देखेंगे R1 और तीसरी वाली रो देखेंगे R3 तो दोनों की दोनों हमारी समान है, दोनों के अवयव हमारे यहाँ पर समान है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 और R3 क्या है हमारे आपस में इक्वल है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सारणिक में हमारे पास दो रो या फिर दो कॉलम दोनों में से एक भी बराबर आ जाए तो उस सारणिक का मान कितना हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन में सारणिक को सॉल्व करेंगे और वहां पर हमारा दो कॉलम या फिर दो रो के अवयव समान आ जाए तो उस सारणिक का मान लिख देंगे हम 0। ये हमारा इसका पहला गुणधर्म है, इसको आप यहाँ से नोट कर लें और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ भी गया होगा। अब इसका एक फॉर्मूला और है, वही मैं आपको आगे बता देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। पहले यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। जब हम प्रश्नावली में क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट दे रखे होंगे और हमसे बोल रखा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ही हमारे पास मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है x1 y1, ए पॉइंट है हमारे पास x2 y2 और तीसरा पॉइंट है x3 y3। ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर होगा 1/2 और सारणिक में आ जाएगा हमारे पास x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और ये जो हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है इनकी वैल्यू हम जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखे होंगे वहीं से निकाल लेंगे और आराम से सारणिक को सॉल्व कर ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी उसके हम 1/2 के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत इजी फॉर्मूला था, आराम से आप इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लें। तो इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको इन दोनों बातों का पता होना चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दी है।
तो पहले आप इनको ध्यान से समझ लेना, उसके बाद में आप सोल्यूशन वीडियो को आगे देखना। तो यह हमारा प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं और तीनों ही क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे तो उसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना होगा। और मैंने आपको पहले ही त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया था। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं मैं यहाँ पर आपको कर कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमें पहले पॉइंट्स में पॉइंट्स दे रखे थे 1,0 उसे मान लेंगे हम ए पॉइंट, और जो हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है 6,0 उसे मान लेंगे बी पॉइंट, और जो हमें तीसरा पॉइंट दे रखा है 4,3 उसको मान लेंगे हम यहाँ पर सी पॉइंट। और मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो हमारे पास x1, y1, x2, y2, x3, y3 उन वैल्यूज को हम जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखे होंगे वहीं से निकालेंगे। इसलिए हम यहाँ पर पहले लिख देंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3, जिससे हम जब वैल्यूज को लगाएं फॉर्मूले में तो हमसे गलती ना हो। अब हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 सारणिक में आ जाएगा x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। अब यहाँ पर हमने x1, y1, x2, y2, x3, y3 इनकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, तो इनकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, y1 की वैल्यू आ जाएगी 0, ऐसे ही x2 की वैल्यू आ जाएगी 6, y2 की वैल्यू आ जाएगी 0, x3 की वैल्यू आ जाएगी 4 और y3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक सारणिक प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस सारणिक को सॉल्व कर लेंगे और जो भी सॉल्व करके सारणिक का मान आएगा उसके हम 1/2 से गुणा कर देंगे। इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि आपको सारणिक सॉल्व करना आना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को सारणिक सॉल्व करना नहीं आता है एक बार और मैं आपको सॉल्व कर समझा देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका था। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। हम इस सारणिक को यहाँ पर 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारणिक में हमारे पास 3 रो होती हैं और 3 कॉलम होती हैं। हम किसी के भी अनुदिश इस सारणिक को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको जाकर R1 के अनुदिश ही प्रसरण कर सारणिक का मान निकालना सिखाया है, तो हम यहाँ पर वही करेंगे। R1 के अनुदिश इस सारणिक का प्रसरण करने पर तो R1 में हमारे पास 3 अवयव है 1, 0, 1। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 के सामने वाली भी जो हमारे पास रो होगी और यहाँ पर कॉलम होगा उसको हम छोड़ देंगे, और जो भी हमारे पास यहाँ पर अवयव बचेंगे उसको हम 2 into 2 कोटि के सारणी में कर लिख देंगे 0, 1, 3, 1। इसी तरीके से हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसके दूसरे वाले अवयव को भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, और जो इसका दूसरा वाला अवयव होता है वो होता है हमारा माइनस का। तो यहाँ पर जो हमें 0 दे रखा है इसके सामने वाली जो रो है उसको भी छोड़ देंगे, और जो यहाँ पर कॉलम है उसको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे। जो हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख लेंगे 6, 1, 4, 1। अब इसी तरीके से हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर पहली वाली रो के तीसरे वाले अवयव को लिख देंगे जो कि हमारा यहाँ पर 1 है। अब 1 के सामने वाली भी जो रो होगी उसको भी छोड़ देंगे, और सामने जो कॉलम होगा उसको भी छोड़ देंगे। बाकी सभी अवयवों को हम यहाँ पर सारणिक में लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 into 2 कोटि के सारणिक आ चुके हैं, और 2 into 2 कोटि के सारणिकों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 में सिखा दिया था। अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को सॉल्व करना नहीं आता है फिर भी मैं एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। तो हम यहाँ पर 2 into 2 कोटि के सारणी को सॉल्व करने के लिए इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है। कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, यहाँ पर हमारे पास 1। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसे ही यहाँ पर सारणी के बाहर 0 दे रखा है, अगर हम सारणी को सॉल्व भी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, 6 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 18, माइनस 4 के हम 0 से कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 0। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम 0 में से -3 को घटाएंगे, यहाँ पर -3 ही आएगा, और -3 की हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पर हमारे पास -3 ही आएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर 18 में से 0 घटाएंगे, 18 ही आएगा, और 18 की हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस वाली संख्या बड़ी है तो हम 18 में से 3 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 गुणा 15। अब हम यहाँ पर 2 से 15 को काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7.5 वर्ग इकाई।
ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जो हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे थे। बहुत आसान है, बस मेन यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये तो आपने प्रश्नावली 4.1 में भी करी थी। बस यहाँ पर एक नया ऐड हुआ है जो कि है फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला को ढंग से पढ़ लेना, आराम से आप इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जो इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो भी मैं आपको आगे कर समझा देता हूँ। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें यहाँ पर पॉइंट दे रखे थे, तो इसको भी हम यहाँ पर ए, बी और सी मान लेंगे। पहले पॉइंट के निर्देशांक हमारे पास 2,7, दूसरे पॉइंट के निर्देशांक हमारे पास 1,1, तीसरे पॉइंट के निर्देशांक हमारे पास 10,8। तो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और यहाँ से सारणी को सॉल्व कर यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ये जो वैल्यू थी x1 y1 x2 y2 x3 y3 की, ये हम जो हमें क्वेश्चन में शीर्ष दे रखे हैं उन्हीं से निकाल लेंगे। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 और y3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर इस सारणिक में रख देंगे। अब इस सारणिक को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था। अब आप खुद सारणिक को सॉल्व करें, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास पहला भी है 2, क्योंकि हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 के सामने वाले रो में और कॉलम में अवयव होंगे, उनको छोड़ देंगे, बाकी जो अवयव बचेंगे उनको हम सारणी में कर लिख लेंगे। और दूसरा अवयव यहाँ पर हमारा माइनस का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के साथ। तो जो हमारे पास दूसरा अवयव है 7, उसके सामने वाले भी अवयव रो में हो या फिर कॉलम में हो उनको छोड़ देंगे और बाकी अवयवों को इस तरीके से सारणिक में लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर तीसरा अवयव जो है उसको लिख देंगे 1, और इसके सामने वाले जो अवयव है रो में और कॉलम में उनको छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे पास यहाँ पर अवयव बचेंगे उनको हम सारणी में कर लिख देंगे। और सारणिकों को हम कैसे सॉल्व करते हैं बार बार मैं आपको इस प्रश्नावली में यही करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2, यहाँ पर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 8, माइनस यहाँ पर हमारे पास 7, ब्रैकेट में 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1, माइनस 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 10। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की 8 से करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस 10 की 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 10। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान कैलकुलेशन है, आराम से यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था, आप कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। 1/2 हमारा यहाँ पर चल ही रहा है, हम यहाँ पर 1 में से 8 को घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7, और माइनस के साथ की हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, और यहाँ पर हमारे पास 7 माइनस का था तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 14। इसी तरीके से हम यहाँ पर 1 में से 10 घटा देंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए हम 10 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9, और माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी थी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9। ऐसे ही यहाँ पर हम 8 में से 10 को घटा देंगे, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो 10 में से हम 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और जो हमारे पास 2 आएगा वो कैसा होगा हमारा माइनस का। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 14, माइनस के साथ की हम यहाँ पर माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 हो जाएगा 63, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस के 63, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2। अब माइनस वाली संख्या को एक जगह ऐड कर लेंगे, माइनस के हमारे पास 14 और माइनस के हमारे पास है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 16, और प्लस के 63 हमारा चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर 63 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 47, और 2 से हम 47 को काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 23.5 वर्ग इकाई। और यहाँ पर हम वर्ग इकाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालते समय हम वर्ग इकाई लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में भी लिख करके आना वरना आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका एक तीसरा वाला क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं आगे सॉल्व करवा देता हूँ। अब यहाँ से हमारा इसका तीसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो मैं यहाँ पर पॉइंट दे रखे थे इनको हम यहाँ पर ए, बी और सी लेट कर लेंगे। तो जो मैं पहला पॉइंट दे रखा है ए, उसके निर्देशांक है माइनस के 2, माइनस के 3। ऐसे ही जो मैं दूसरा पॉइंट दे रखा है बी, उसके निर्देशांक हमारे पास 3,2, और जो हमारे पास तीसरा वाला निर्देशांक है सी, उसके निर्देशांक हमारे पास माइनस के 1, माइनस के 8।
तो अब हम यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू को निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यहाँ पर हमारा 1/2 भी होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो हम यहाँ पर अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनकी वैल्यूज को रख देंगे। x1 की वैल्यू हो जाएगी -2, y1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -3, x2 की वैल्यू हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू हो जाएगी 2, x3 की वैल्यू हो जाएगी -1, y3 की वैल्यू हो जाएगी -8। तो ये हमारे पास सारणिक प्राप्त हो जाएगा। अब इस सारणिक को सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि अभी तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 चल ही रहा है और सारणिक को हम यहाँ पर R1 के अनुदिशी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2, तो -2 के सामने वाले भी, चाहे वो हमारे रो में हो या फिर कॉलम में हो, उनको छोड़ देंगे, बाकी अवयवों को सारणिक में लिख लेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि दूसरा वाला पद हमारा माइनस का ही होता है और यहाँ पर जो हमें दूसरा वाला अवयव दे रखा है वो पहले से ही हमारा माइनस में है, तो उसको हम ब्रैकेट में कर लिख लेंगे। तो उसके सामने वाले भी, चाहे वो हमारे रो में हो या फिर कॉलम में हो, उनको हम छोड़ देंगे, बाकी अवयवों को हम सारणिक में कर लिख लेंगे। उसके बाद में हमारे पास यह तीसरा अवयव है 1, इसको भी हम यहाँ पर सारणिक में कर लिख लेंगे। 1 के सामने वाले भी, चाहे वो हमारे रो में हो या फिर कॉलम में हो, उनको हम छोड़ देंगे। अब सिंपल हम इन सारणिकों को सॉल्व कर यहाँ से कैलकुलेशन कर त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा -2 और यहाँ पर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, माइनस के 8 के हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -8। तो हमारा एक माइनस बाहर है और यहाँ पर हमारा पहले से ही -8 आया है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3 और सारणिक की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 की 1 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, माइनस के 1 की 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिर से माइनस का 1 आ जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लिखेंगे क्योंकि पहले से हमारा वहां पर माइनस है। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +1 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 8 की 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24, माइनस फिर हम यहाँ पर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और 2 हो जाएगा 10। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा हमारे पास 4, तो 4 के हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के हो जाएगा 24 और प्लस के हो जाएगा 2, तो हम यहाँ पर 24 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22, लेकिन वो होगा हमारा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी थी। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 2 की 10 से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 20, 4 से हो जाएगा यहाँ पर 12, प्लस हम यहाँ पर 1 की माइनस के 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस के 22 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 22। अब हम यहाँ पर माइनस वाले जो पद हैं उनको हम एक जगह पर जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में कर 12 है यहाँ पर हमारे पास, माइनस वाली यहाँ पर हमारे पास दो संख्या है, माइनस के 20 और माइनस के 22, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 42। तो माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है तो हम यहाँ पर 42 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 और वो भी माइनस का। हम यहाँ पर 2 से 30 को काट देंगे 15 बार, तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा माइनस के 15। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा वो कभी भी हमारा माइनस में नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह हटा देंगे और जो हमारे पास संख्या आई है वही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 15 वर्ग इकाई, माइनस को छोड़ देंगे। अगर हम कहीं पर भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और वो हमारा माइनस का आया है तो हम चिन्ह को छोड़ देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा कभी माइनस में नहीं हो सकता। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लें, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है दर्शाइए कि बिंदु ए दे रखा है हमें जिसके निर्देशांक है a, b प्लस सी, एक बिंदु दे रखा है b जिसके निर्देशांक है b, c प्लस a, ऐसे एक तीसरा बिंदु दे रखा है c जिसके निर्देशांक है c, a प्लस b, और बोल रखा है कि ये हमारे क्या है, संरेख है। यानी कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमसे बोला है कि दर्शाओ कि तीनों पॉइंट क्या होते हैं, संरेख होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्नावली में एक कंडीशन बताना भूल गया, अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें हमें 3 पॉइंट दे रखे हो और बोला हो
कि दर्शाओ कि ये तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे, आपस में संरेख होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना होता है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके सोल्यूशन में मैंने यहाँ पर पहले वही पॉइंट लिख रखा है। यदि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है ए कॉमा बी प्लस सी, बिंदु बी जिसके निर्देशांक है बी सी प्लस ए, और बिंदु सी जिसके निर्देशांक है सी कॉमा ए प्लस बी, अगर ये हमारे संरेख होंगे तो इसकी हमारे पास कंडीशन होती है, अगर हम किन्हीं तीन बिंदुओं को संरेख मान रहे हैं तो उनसे बनने वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर हमने तीन पॉइंटों को संरेख माना है तो उन पॉइंटों से बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पर अगर हमें इन तीनों पॉइंटों को संरेख करना है तो अगर हम इनका क्षेत्रफल निकालें तो वो हमारा शून्य आना चाहिए। अगर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो दिए गए जो बिंदु होंगे ये कैसे होंगे, हमारे संरेख होंगे। तो इस पॉइंट को भी आप फॉर्मूले में नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूले को लगा देंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज को रख दिया है। आप फॉर्मूला एग्जाम में जरूर लिख करके आना। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू हो जाएगी a, y1 की वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी, ऐसे ही x2 की वैल्यू हो जाएगी b और y2 की वैल्यू हो जाएगी c प्लस a, x3 की वैल्यू हो जाएगी c और y3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a प्लस b। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अलग तरीके सॉल्व कर दिखा देता हूँ और आराम से आपके समझ में आ जाएगा। अब ये आपकी प्रश्नावली कट चुकी है जिसमें इस तरीके के हमारे क्वेश्चन थे, वरना ये क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं होती। जो हमारे सारणिक होते हैं उनमें जो हमारे पास रो और कॉलम होती हैं उनको हम आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो उसी गुणधर्म का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें पहले वाले कॉलम को भी ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम यहाँ पर क्या चेंजेस कर रहे हैं कि C2 में हम यहाँ पर C1 प्लस C2 जोड़ रहे हैं, यानी कि C2 में हम C1 भी जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे, जो हमारे पास C1 में अवयव है उनको हम C2 के अवयवों के साथ जोड़ देंगे। जैसे C1 में पहला अवयव है A और जो हमारे पास C2 है दूसरा जो हमारे पास कॉलम है उसमें हमारे पास पहला अवयव है B प्लस C, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C। इसी तरीके से जो हमारे पास पहले वाले कॉलम में दूसरा वाला अवयव है वो है हमारे पास B और जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है उसमें जो हमारे पास दूसरा वाला अवयव है वो है हमारे पास C प्लस A। इन दोनों को भी जोड़कर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C। तीसरे वाले अवयव को जोड़ोगे तब भी यहाँ पर हमारे पास A प्लस B प्लस C ही आएगा। अब बाकी मैं आपको आगे समझा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हम दूसरे वाले कॉलम में चेंजेस कर रहे थे तो ये दूसरा वाला कॉलम चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमने पहले वाले कॉलम को और दूसरे वाले कॉलम को जोड़कर लिख दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों में हमारा A प्लस B प्लस C आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है इसमें से हम A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि C2 जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है इससे हम A प्लस B प्लस C ओबेनिस्ट ले रहे हैं, यानी कि कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस B प्लस C और यहाँ पर सब जगह पर हो जाएगा हमारे पास 1। अब अगर आपने फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो मैंने आपको इस प्रश्नावली में पहला वाला पॉइंट समझाया था उसी पॉइंट का यहाँ पर यूज होना है। मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर सारणिक में दो रो या फिर दो कॉलम समान हो जाए तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, यानी कि C2 और C3 ये आपस में कैसे हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अगर ये दोनों कॉलम आपस में बराबर है तो जो इस सारणिक की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि C2 बराबर होगा C3 के, यहाँ पर C2 होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C इसकी गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर ये तीनों बिंदु हमारे संरेख हैं तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें इन पॉइंटों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और अगर वो क्षेत्रफल हमारा 0 आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, हमारे संरेख होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ चुका है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः बिंदु A जो हमें दे रखा था A ब्रैकेट में B प्लस C, ऐसे ही जो हमें बिंदु दे रखा था B ब्रैकेट में B कॉमा C प्लस A, ऐसे ही जो मैं यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट दे रखा था C ब्रैकेट में C कॉमा A प्लस B, ये हमारे क्या होंगे, संरेख होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। पॉइंट्स हमें चेंज कर भी दे रखे हो सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप इसको जल्दी से नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को।
तो यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दे रखा है 4 वर्ग इकाई है, और यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें हमें यहाँ पर दोनों पॉइंटों में शीर्ष बिंदु दे रखे हैं और हमसे यहाँ पर k का मान निकालने के लिए बोल रखा है। तो अब हम यहाँ पर k का मान कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में हमें पहले से त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है और साथ में जो शीर्ष बिंदु है वो भी हमें दे रखे हैं। अब ये शीर्ष बिंदु हमें क्यों दे रखे हैं, क्योंकि हमें तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन ये जो शीर्ष बिंदु है ये हमें इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इन शीर्ष बिंदु से हम यहाँ पर k का मान निकालेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है वैसे हम अपनी तरफ से इसके पहले और दूसरे पॉइंट में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद में जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला उसको और जो हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था उन दोनों को बराबर रख लेंगे और वहां से हम k की वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। ऐसे ही हम इसके दूसरे वाले पॉइंट में भी करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा तीसरे के पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें पहले पॉइंट के निर्देशांक दे रखे थे k,0 जिसको मान लेंगे हम यहाँ पर a पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पर हमें दूसरे पॉइंट के निर्देशांक दे रखे थे 4,0 जिसको हम यहाँ पर मान लेंगे b पॉइंट और तीसरे पॉइंट को मान लेंगे यहाँ पर c जिसके निर्देशांक यहाँ पर हमारे पास 0,2 और ये हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 4 वर्ग इकाई और ये हमारा दोनों पॉइंटों के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम रहने वाला है और यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल जो हमें तीनों पॉइंट दे रखे हैं उनके लिए हम यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको भी याद हो गया होगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले में उनकी वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 सारणिक में x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास k, y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, ऐसे ही x3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, y3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। अब इन सभी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इस सारणिक को सॉल्व कर लेंगे और सारणिक को भी सॉल्व करना आपको आ ही गया होगा। जो भी हमारे पास सारणिक की वैल्यू आएगी उसको हम 1/2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मैं आपको आगे इसकी कैलकुलेशन भी कर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर 1/2। हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो जहां पर हमारे पास k है उसके सामने वाली रो और कॉलम में जो भी अवयव होंगे उनको हम छोड़ देंगे, बाकी जो अवयव बचेंगे उनको हम सारणिक में कर लिख लेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास दूसरा अवयव है वो हो जाएगा हमारे पास 0 और दूसरा अवयव हमेशा हमारा नेगेटिव ही रहता है। फिर हम 0 के रो में और कॉलम में जो भी अवयव है उनको छोड़ देंगे, बाकी अवयवों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे ही जो हमारा तीसरा अवयव है वो है हमारे पास 1, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। तो यहाँ पर भी इसके सामने वाले रो में और कॉलम में जो अवयव है उनको हम यहाँ पर छोड़ देंगे और बाकी अवयव को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब सिंपल इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ से हम सारणिक का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 हमारा ऐसे चल ही रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा k, यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 की 1 से करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, -2 की 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ऐसे ही यहाँ पर हमें दे रखा है बाहर 0। अगर हम सारणिक को सॉल्व भी कर लेते हैं तब भी जो भी हमारे पास सारणिक को सॉल्व कर वैल्यू आएगी उसकी हमें 0 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 0 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 0 की 0 से कर देंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -2 की हम यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2k। ऐसे ही 8 में से हम 0 घटाएंगे 8 आ जाएगा और 8 की हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 8 ही आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास -k +4 और इस 2 से और जो यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आएगा दोनों को काट देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास -k +4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज का, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस क्षेत्रफल को आप ध्यान रखना। अब आगे हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो मैं आपको आगे कर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न अनुसार। ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला उसको लिख दिया, बराबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई। अब जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है उसमें हमारे पास जो k आया है वो हमारा माइनस का आया है, लेकिन जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो हमारा कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए जो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको हम मोड में लिख देंगे अगर पूरी संख्या नहीं आएगी तो।
अगर के में आती है तो उसको हम मोड में कर ही लिखेंगे, तो ये बराबर होगा हमारा 4 के। अब अगर हम इधर की साइड से मोड को हटाते हैं तो दूसरी साइड में हमें यहाँ पर प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी संख्या प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है, और मोड का मतलब यही होता है कि अगर कोई माइनस वाली संख्या है तो हमारी प्लस की हो जाएगी, और कोई प्लस वाली संख्या है तो हमारी प्लस की ही रहेगी। तो इसको हम दो तरीके से लिख लेंगे कि माइनस के प्लस 4 बराबर होगा 4 के प्लस के 4 के हो जाएगा, ऐसे ही माइनस के प्लस 4 बराबर होगा माइनस के 4 के, क्योंकि यहाँ से हमने मोड को खोला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें प्लस का 4 दे रखा है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के बराबर होगा 4 माइनस 4, तो यहाँ पर 4 में से 4 को घटा देंगे 0 आ जाएगा, जो यहाँ पर के साथ माइनस है उसको हम 0 के साथ में भेज देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4, इसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि माइनस का के बराबर होगा माइनस के 4 और माइनस के 4, तो माइनस माइनस की दोनों संख्या है दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि माइनस के बराबर होगा माइनस के 8 के। अब हम यहाँ पर माइनस से माइनस को काट देंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8। और आपको ध्यान होगा कि हमें इस क्वेश्चन में के की वैल्यू ही निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। एक वैल्यू आई है के की यहाँ पर हमारे पास 0 और एक वैल्यू आई है हमारे पास 8, दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। कुछ नहीं करा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसी का यूज करा है और बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर यहाँ से हमने के का मान निकाल लिया है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। अब जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन बचा है वो मैं आपको आगे करवा देता हूँ। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें पहला वाला पॉइंट दे रखा है माइनस के 2,0, इसे मान लेंगे हम ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें यहाँ पर 0,4, जिसको मान लेंगे हम बी पॉइंट। तीसरा पॉइंट दे रखा है हमें यहाँ पर 0, के, जिसको मान लेंगे हम यहाँ पर सी पॉइंट। इसमें भी हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग का ही दे रखा है और यहाँ पर हमें के का मान ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा है, इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 और सारणिक में हम इनकी वैल्यू को रख देंगे। x1 की वैल्यू आ जाएगी -2, y1 की वैल्यू आ जाएगी 0, ऐसी x2 की वैल्यू आ जाएगी 0, y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, x3 की वैल्यू आ जाएगी 0, y3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के। सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और इस सारणी को सॉल्व कर यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो R1 में हमारे पास यहाँ पर 3 अवयव है -2, 0, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 -2 लिख देंगे। -2 के सामने रो में भी और कॉलम में भी उन अवयवों को छोड़ देंगे, बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे। दूसरा अवयव होता है हमारा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -0, तो 0 के सामने वाले भी जो रो में है और कॉलम में भी उन अवयवों को छोड़ देंगे, बाकी को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे। ऐसे ही तीसरा अवयव हमारे पास 1, इसको भी हम सारणी में कर लिख देंगे, अवयवों को छोड़ देंगे जो भी 1 के सामने होंगे रो में और कॉलम में। अब यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन कर इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -2 हमारे पास चल ही रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 के। और यहाँ पर अगर हम सारणी को सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पर हमें बाहर 0 दे रखा है, तो पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 0 -0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास -2 आया है इसके हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 और माइनस के 2 की माइनस के कैसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2 के। अब सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे हमने ऊपर गुणा कर दिया है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 हमारा कॉमन में आ जाएगा, जिससे यहाँ पर हमारा 2 जाएगा और 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस के। अब ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब जो हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, दोनों को आमने सामने रखकर के का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले लिख देंगे प्रश्नानुसार, यह हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है 4 वर्ग इकाई और ये हमने अभी निकाला है -4 प्लस के बराबर होगा 4 के। अब यहाँ पर हम जो ये मोड है इसको हटाएंगे तो दूसरी तरफ आ जाएगा प्लस माइनस का साइन, तो इसको हम यहाँ पर एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार हम यहाँ पर माइनस में लिख लेंगे। तो प्लस में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस के बराबर होगा 4 के। अब ये हमारा यहाँ पर माइनस का 4 है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 8। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4 दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो एक हमारा प्लस का हो जाएगा 4, एक माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास के 2 ही मान आए हैं 0 और 8, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।
बहुत इजी क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको आप बार बार कर कर तैयार कर लेना क्योंकि एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि सारणिकों का उपयोग कर कर हमें यहाँ पर 1,2 और 3,6 ये जो हमें दोनों पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण में ज्ञात करना है। ऐसे जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है उसमें भी हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं और हमसे यहाँ पर भी बोल रखा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमें यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और वो भी हमें इन क्वेश्चन को सारणिक से सॉल्व करना है, तो वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। थोड़ा नया क्वेश्चन है जो हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे वो हमारी पुरानी है जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या लिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे इसके पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखा का समीकरण निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि हो जाएगा हमारा पी पॉइंट, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x, y। और ये जो मैं पहला पॉइंट दे रखा है 1,2 इसको मान लेंगे ए पॉइंट और जो मैं दूसरा पॉइंट दे रखा है उसको मान लेंगे हम बी पॉइंट। अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट नहीं मानेंगे पी तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये तीनों पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे हमारे संदेह होंगे। और मैंने आपको बताया था अगर हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो हमारे संदेह है, इन पॉइंटों से बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारा 0 होगा। इसी कंडीशन का हम प्रयोग कर कर इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा के समीकरण को निकाल लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले लिख देंगे जो हमने रचना करी है और जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि माना हमारे पास ए पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट बी है जो कि हमारे पास है 3,6। तो मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु है पी जिसकी अभी हमने यहाँ पर रचना करी है, जिसका निर्देशांक हमारे पास x, y आता है। बिंदु a, b और p ये क्या है हमारे संदेह होंगे। अगर ये बिंदु हमारे संदेह होंगे तो इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारा 0 होगा। अब पहले हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे बराबर कर देंगे 0, जिससे हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा। बाकी मैं आपको कैलकुलेशन करते हुए समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 और सारणिक में हम यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू लगा देंगे। अब जो हमारे पास x1 y1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारे पहले वाला a पॉइंट और x2 y2 की वैल्यू होगी जो हमें क्वेश्चन में b पॉइंट दे रखा है और x3 y3 की वैल्यू हो जाएगी जो हमने p पॉइंट माना है x और y। तो इन सभी की वैल्यू को हम इस सारणिक में रख देंगे और जो हमारे पास कंडीशन थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास 0, उसे बराबर हम यहाँ पर 0 कर देंगे। अब इस सारणिक को हम सॉल्व कर लेते हैं जैसे कि सभी क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2। हम यहाँ पर r1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास 1 के सामने वाले अवयव होंगे रो में और कॉलम में उनको छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम 2 into 2 कोटि के सारणिक में लिख देंगे। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा वाला अवयव होता है वो होता है हमारा माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -के 2, तो 2 के सामने वाले भी अवयवों को हम छोड़ देंगे चाहे वो हमारे रो में हो या फिर कॉलम में हो, बाकियों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर हमारे पास तीसरा अवयव आ जाएगा 1 के सामने वाले जो भी अवयव है रो में और कॉलम में उनको छोड़ देंगे और बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास सारणिक है तीनों की तीनों इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 के हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पर 1 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y -2, फिर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस x की 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस x की हम 6 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। तो 1/2 तो हमारा चल ही रहा है, यहाँ पर हम यहाँ पर 1 की अंदर गुणा भी करेंगे तब भी हमारे पास 6 - y ही आएगा। अब हम यहाँ पर -2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 के अंदर 3 से करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6
फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x। और ऐसे ही अब हम यहाँ पर 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये हमारे पास आना है 3y माइनस 6x। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे जोड़ रहे होंगे उन्हें जोड़ देंगे और जो घट रहे होंगे उन्हें घटा देंगे और उसके हम यहाँ पर 1/2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगी। अब तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, इसके बाद हम क्या करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास माइनस के 6x और यहाँ पर हमारे पास प्लस के 2x, तो माइनस वाली संख्या यहाँ पर हमारे पास बड़ी है तो हम यहाँ पर 6 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x। अब यहाँ पर जो हमारे पास 4x आएगा वो कैसा होगा हमारा माइनस का। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का 6 है और एक हमारे पास माइनस का 6 है, ये हमारे आपस में कट जाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 3y और माइनस के है y, यानी कि प्लस वाली की संख्या हमारे पास ज्यादा है तो 3y में से हम यहाँ पर y को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2y बराबर हो जाएगा 0। अब सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से हम यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर बचेगा माइनस के 2x प्लस y। अब हम यहाँ पर 2 से 2 को काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बचेगी माइनस के 2x प्लस y बराबर होगा 0 के। अब हमें यहाँ पर समीकरण ज्ञात करनी है तो इसको हम सही कर लिख लेते हैं। तो ये हमारा माइनस का 2x है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण हो जाएगी y बराबर होगा 2x के। और हमसे क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दे रखे थे दोनों, उन दोनों पॉइंट्सों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब ये जो हमारे पास समीकरण आई है इसकी आप यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में जो पॉइंट दे रखे हैं उनका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। x की जगह x की वैल्यू रख देंगे और y की जगह पर y की वैल्यू रख देंगे, आपस में दोनों साइड हमारी बराबर आ जाएंगी। चाहे आप दोनों पॉइंट्स रखकर देख लेना एक एक कर। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा है जो कि आपके सामने आ चुका होगा और यहाँ पर आप देख लेना कि दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि सही आया है या फिर नहीं आया है। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी सेम इसी तरीके से करेंगे, वो मैं आपको आगे सॉल्व करवा देता हूं। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर 3,1 जिसको हम मान लेंगे हम यहाँ पर a, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 9,3 इसको मान लेंगे हम b। अब इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले करा था। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे P, जिसके जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास x, y। अब जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, हमारे संरेख होंगे तो इन बिंदुओं से बनने वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारा 0 होगा। उसी का हम यहाँ पर यूज कर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे और आराम से यहाँ पर हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा। बाकी मैं आपको कैलकुलेशन कर समझा देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि माना ये हमारे पास पहला पॉइंट है 3,1 और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है B 9,3 को मिलाने वाली रेखा पर हमने एक बिंदु ले लिया है जो कि हमारे पास है P, जिसके निर्देशांक है x, y। तो ये जो हमारे पास तीनों बिंदु हैं A, B और P, ये क्या होंगे हमारे संरेख होंगे और इनसे बनने वाला जो त्रिभुज है ABP उसका भी हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो सिंपल है, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे कि त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 और सारणिक में हम यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रख देंगे। x1 y1 की वैल्यू पहले वाले पॉइंट से आ जाएगी जिसको हमने A पॉइंट माना था, x2 y2 की वैल्यू दूसरे पॉइंट से आ जाएगी जिसको हमने B माना था और x3 y3 की वैल्यू तीसरे वाले पॉइंट से आ जाएगी जिसको हमने लेट करा था। तो इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और बराबर कर देंगे 0, जो कि हमने यहाँ पर कंडीशन का यूज करा है। अब इस सारणी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर जो भी हमारे पास सारणी का मान आएगा उसके हम यहाँ पर 1/2 से गुणा कर देंगे और सिंपल हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा। हम यहाँ पर सारणी का प्रसरण R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 के जो भी हमारे पास सामने अवयव होंगे रो में भी और कॉलम में भी उनको हम छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम सारणी में कर लिख लेंगे। अब जो हमारे पास दूसरा अवयव होता है वो होता है हमारे पास माइनस का, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1। तो 1 के सामने जो भी हमें अवयव दे रखे होंगे रो में भी और कॉलम में भी उनको छोड़ देंगे, बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे। उसके बाद में तीसरा अवयव हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 के भी सामने वाले अवयव जो होंगे रो में और कॉलम में उनको छोड़ देंगे, बाकी को हम यहाँ पर सारणी में लिख देंगे और बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और इनकी हम
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस y की 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में 3 माइनस y। ऐसे ही अगला आ जाएगा हमारे पास -1, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की हम 1 से कर देंगे आ जाएगा 9 माइनस x की हम 1 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो लास्ट वाला हमारे पास पद बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 ब्रैकेट में 9 की हम यहाँ पर y से गुणा कर देंगे 9y हो जाएगा, माइनस 3 की हम x से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3x। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, हम यहाँ पर अंदर 3 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 माइनस 3 की हम y से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3y। ऐसे ही हम यहाँ पर माइनस के 1 की 9 माइनस x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 की हम x में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x। ऐसे ही हम यहाँ पर 1 की 9y में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर 1 की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही संख्या आ जाएगी 9y माइनस 3x। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का 9 है एक माइनस का 9 है, ये हमारे आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 9y है और एक हमारे पास माइनस का 3y, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो 9y में से हम यहाँ पर 3y घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6y माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस के 3x है और प्लस के x है, यानी कि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है तो 3x में से हम यहाँ पर x से घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x और 2x हमारे पास कैसा होगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम -2 कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 3y माइनस x और बराबर हमारा 0 चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस एक्स बराबर होगा 0 के। हमें यहाँ पर समीकरण निकालनी है, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप या फिर जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है उसको आप दूसरी साइड में ले जाना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, जो हमारे पास x था माइनस का उसको हम दूसरी साइड में ले गए तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ गई x बराबर होगा 3y। तो ये जो हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दे रखे थे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा का समीकरण था वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे होते आसान है लेकिन इनमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार होकर जाना। अब इस प्रश्नावली का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी मैं आपको आगे सॉल्व करवा देता हूँ। तो यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 शीर्ष दे रखे हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4 और साथ में हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है 35 वर्ग इकाई और यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है और उसके लिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चंस करे थे जिसमें हमें k का मान निकालना था और वहां पर हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा था, तो उसी तरीके का हमारे पास ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें बहुविकल्पीय टाइप में दे रखा है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करा था वैसे हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। बहुत आसान है क्वेश्चन हमारा, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, तो नॉर्मली जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं वैसे हम इसे करेंगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो इनको मान लेंगे हम ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो इससे हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूले को लगा देंगे 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे जिससे हमारे पास यहाँ पर एक सारणिक प्राप्त हो जाएगा। अब इस सारणिक को सोल्व कर यहाँ से हम सारणिक का मान निकाल लेंगे और सारणिक अब तो आपको सोल्व करना आ ही गया होगा। हम यहाँ पर इस सारणिक को R1 के अंदर प्रश्न कर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 जो कि हमारा चल ही रहा है। यहाँ पर पहले आ जाएगा हमारे पास 2 क्योंकि R1 में पहला अवयव है हमारे पास 2, तो 2 के सामने जो भी हमारे पास अवयव होंगे रो में भी और कॉलम में भी उनको हम छोड़ देंगे, बाकी को हम यहाँ पर एक सारणिक में लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि जो हमारे पास दूसरा वाला अवयव होता है वो होता है हमारा माइनस का, तो यहाँ पर हमें अवयव में भी माइनस ही दे रखा है तो उसको हम माइनस के 6 कर लिख लेंगे ब्रैकेट में। फिर उसके सामने वाले जो अवयव होंगे रो में और कॉलम में उनको छोड़ देंगे और बाकी अवयव को हम यहाँ पर सारणिक में लिख देंगे। तो लास्ट वाला जो अवयव है हमारे पास 1, उसके सामने वाले अवयवों को भी छोड़ देंगे रो में और कॉलम में। उसके अलावा जो हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम यहाँ पर सारणिक में लिख देंगे। अब यहाँ पर हम तीनों सारणिकों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ पर है हमारे पास 2। 4 के हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस, फिर हम 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6। 5 के हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस के की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास के प्लस 1, ऐसी चलेगा। 5 के हम 4 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4 के हम के से करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 4k। अब यहाँ पर हम इन संख्याओं की अंदर ब्रैकेट में गुणा कर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, और 0 की हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही आएगा, प्लस हम यहाँ पर 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छंग हो जाएगा यहाँ पर हमारा 30 माइनस 6 के हम के से कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6k। और अगर हम यहाँ पर एक ही ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारी सेम संख्या ही रहेगी। अब आगे जो हमारे पास के वाले पद है उनको एक जगह जोड़ लेंगे, और जो हमारे पास संख्याएं हैं उनको एक जगह जोड़ लेंगे। अगर जोड़ रही होंगी तो जोड़ देंगे, अगर घट रही होंगी तो घटा देंगे। तो अब आगे देखते हैं हमारे पास कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 10k। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेने पर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 5k, और जो हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे उस 2 से हम इस 2 को काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जो हमने पॉइंट माने थे। अब जो हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी का हमें क्षेत्रफल दे रखा है 35 वर्ग इकाई, और यहाँ पर हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आया है 25 माइनस 5 के। अब इसको हम मोड में कर लिख लेंगे। मोड क्यों लगाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब मोड जब हम हटाएंगे तो सामने वाली संख्या हमारी कैसे हो जाएगी, प्लस की और माइनस की। तो हम इसको एक बार प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। तो प्लस लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 5 के बराबर होगा 35। तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू को निकालना है, तो ये जो हमारे पास प्लस का 25 है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, और हम यहाँ पर 35 में से 25 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 5 के चल ही रहा है। अब यहाँ पर हम 5 से 10 को काट देंगे दो बराबर, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास -2, ये माइनस में होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसे ही हमारे पास दूसरा बन जाएगा कि 25 माइनस 5 के बराबर होगा माइनस के 35 के। अब हमें यहाँ पर के की वैल्यू को निकालना है, तो ये जो हमें यहाँ पर 25 दे रखा है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5 के बराबर होगा माइनस के 35 और माइनस के 25। 35 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 60। हम यहाँ पर 5 से 60 को काट देंगे 12 बार, और माइनस से माइनस को हम यहाँ पर काट देंगे, जिससे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पर हमारे पास के की दो वैल्यू आ चुकी है, के बराबर -2 और के बराबर 12। अब हम देख लेंगे कि चारों ऑप्शन जो हमें ऊपर दे रखे हैं उसमें से किस ऑप्शन में हमें ऐसा दे रखा है, तो वो दे रखा है हमें डी वाले ऑप्शन में। अभी मैं आपको आगे ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, वहां से आप देख लेना। तो इस क्वेश्चन में हमारी कोई नई कैलकुलेशन नहीं थी, पुरानी ही थी, तो आपकी समझ में आराम से आ गई होंगी। अब यहाँ पर आप इसके डी वाले ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 12 और -2 दे रखा है, और यही हमारी के की वैल्यू आई भी थी। तो ये जो आपकी प्रश्नावली थी इसका सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। तो ये थी हमारी क्लास 12 के मैथ के स्टूडेंट्स की प्रश्नावली 4.2, जिसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ, और ये मैंने सोल्यूशन आपको डिटेल में करवाया है, जिससे आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सोल्यूशन मैंने आपको नए सिलेबस के हिसाब से करवाया है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और साथ ही अगर आपको मैथ की और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो चाहिए हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ की सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना, और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर उस प्लेलिस्ट में कोई प्रश्नावली ना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो में जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। और साथ ही अगर आप
हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।